यस क्लास, गुड इवनिंग। हाँ भाई, आजा आजा, सोनाली आजा, फटाफट आजा भाई। चलिए भाई, तो ऑडिट के लिए ऑडिट का प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या करना है, इसके लिए आज हमने आपके लिए खास बुलाया हमारे प्रीवियस स्टूडेंट को, नितिन अरोड़ा, जिन्होंने पिछली बार में अपना सेकंड ग्रुप जो है, फर्स्ट ग्रुप पहले क्लियर हो गया था, सेकंड ग्रुप अभी क्लियर किया है। और बढ़िया चीज़ है, सारे पेपर्स के अंदर एग्जाम्शन है। एडवांस अकाउंट्स 86, ऑडिटिंग 63, EIS 63 और 64 हैं अपने FM और इको के अंदर, बराबर। और मेरे ख्याल से बैकग्राउंड जो है वो हिंदी मीडियम का है, पहले है ना, फर्स्ट ग्रुप तो हिंदी मीडियम तक का था, और उसके बाद सारे पेपर इंग्लिश में दिए हैं और उसके बावजूद भी क्लियर है, बराबर। तो इसीलिए खास नितिन को बुलाया है आज। मैंने कहा आओ भाई, ये ऑडिट को लेकर के घबराए हुए हैं, EIS को लेकर शायद और ज़्यादा घबराए हुए हो सकते हैं, तो सर भी आ ही रहे हैं, पर अब ये बता दे, पहले ऑडिट का स्ट्रेटेजी बता देगा आपको कि इसने कैसे तैयार किया, क्या क्या चीज़ें पढ़ी और आपको किस तरीके से करना है, पेपर का लेवल क्या होगा, ये सब चीज़ें नितिन आपको यहाँ पे बताने वाला है। और भी दिमाग में तुम्हारे कोई डाउट्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको बहुत आराम से पूछ सकते हो। नितिन आ जाओ भाई इधर, ये लो माइक तुम्हारे हवाले, इधर आ जा। अरे माइक लगा ले, उसमें हमारी आवाज़ चली जाएगी, रिकॉर्डिंग्स रहेगी ना इसकी आवाज़, उसमें भी रिकॉर्ड हो जाएगी। हाँ तो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो सर ने बताया जैसे ऑडिट में मेरा एग्जामिशन आया, तो बात करते स्ट्रैटेजी की। तो स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहले मैंने चैप्टर वाइज वेटेज रेफ़र किए। जैसे सर के नोट्स में सबसे आगे दिया हुआ है कि कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का है, तो दिया हुआ था सर। दिया हुआ तुम्हारे इसमें मैंने यूं भी बता रखा है लास्ट क्लास में भी, कितना कौन सा चैप्टर का वेटेज है। नहीं तो ICI की वेबसाइट पे है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले चैप्टर वाइज वेटेज देखा, उसमें मैंने देखा जस्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड, सेवन्थ और एट्थ, ये 25 मार्क्स कवर करता है। मतलब 100 मार्क्स में 1/4 ये 4 चैप्टर ही कवर कर रहे हैं। तो उसको इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। उसमें ICI के मॉड्यूल के क्वेश्चंस, RTP में जो उस चैप्टर में से आए हुए हैं, MTP में जो उस चैप्टर में से आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन का रेफर किया और श्योर हो गया कि भाई इस 4 चैप्टर में जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं अच्छे से कर लूँगा, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा है। फिर उसके बाद मैंने रेफ़र किया चैप्टर नंबर 10 कंपनी ऑडिट, जो लॉ में भी कॉमन है। उसमें सर के जो चार्ट्स है वो क्वाइट एनफ है, बहुत बढ़िया चार्ट है, पूरे वहीं से मैंने रेफ़र किए। उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा, वो पूरे अच्छे तरीके से लर्न किए। फिर उसके बाद ICI के मॉडल क्वेश्चन देखे, सारे हो गए थे मेरे से, कोई भी ऐसा नहीं कि इसमें डाउट लग रहा है। और डाउट लगता है तो सर इंस्टेंट सॉल्यूशन देते हैं, सर को एक कॉल करते हैं, सर हाथों हाथ पूरा डाउट सॉल्व कर देते हैं। उसके नहीं तो फिर मैसेज दे दो, सर रिप्लाई ज़रूर करते हैं। फिर उसके बाद मैंने रेफ़र किया चैप्टर नंबर 5, छोटा सा चैप्टर है, फ्रॉड रिपोर्टिंग। और ऐसा उसमें कोई टेक्निकल पॉइंट भी नहीं है, नॉर्मल है, वही फ्रॉड होगा तो अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। खुद ऑडिटर बन के समझो कि चैप्टर नंबर 5 में फ्रॉड होगा तो मैं क्या करूँगा, उस हिसाब से। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 हो गया, वो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। उसको मैंने अलग से नहीं किया, EIS में पूरा पूरा चैप्टर कवर्ड है चैप्टर नंबर 1 के एंड में, तो उसको मैंने स्पेसिफिकली नहीं पढ़ा। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 12 बैंक ऑडिट। बैंक ऑडिट में वही प्रोविज़न है, NPA क्या होता है, 90 डेज़ 30 डेज़, वो उधर कवर्ड है अपने एडवांस अकाउंट में। तो सारे प्रोविज़न ऐसे ही है। और लास्ट में 2 प्रोविज़न है कि भाई वाउचिंग कैसे करोगे आप एक्सपेंस की, और ये जनरल पॉइंट है, इसमें कोई बुकिश लैंग्वेज लिखनी भी नहीं होती है, नॉर्मल जो अपन कॉमन सेंस से लिख सकते हैं, बढ़िया लिख सकते हैं। कुछ टेक्निकल पॉइंट है, वर्ड्स है, वो याद कर लेना, वो लिखेंगे तो थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है। फिर उसके बाद कौन सा चैप्टर बच गया, 13 डिफरेंशियल एंटिटी। इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक गवर्नमेंट ऑडिट और एक LLP वाला, शायद गवर्नमेंट ऑडिट, और एक और लास्ट में है एक पॉइंट, कौन सा, हाँ हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, दोनों। इन दोनों में से मेजरली पार्ट कवर्ड होता है, बाकी सब तो बेसिक्स है भाई, मल्टीप्लेक्स की ऑडिट कैसे होगी। इन दोनों में मेजर पॉइंट कवर होता है। MCQs की बात करें तो बहुत ईजी MCQs आते हैं, 22 MCQ आते हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन सिर्फ आते हैं केस बेस, बाकी के सारे एक लाइन के क्वेश्चन आते हैं। मतलब क्वेश्चन पढ़ते ही आपका ऑप्शन आ जाएगा, इसका ये होना चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स, टू करेक्ट इनकरेक्ट, ये इसमें से ही आते हैं। और 30 मार्क्स के MCQ, उसके बाद 14 मार्क्स के आते हैं करेक्ट और इनकरेक्ट। वो भी ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं आते, पर वो ठीक है, बुक में से कोई भी एक लाइन उठा के बोल देंगे करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, उसका प्रॉपर रीज़न देना पड़ेगा। तो उसमें अगर अच्छा स्कोर कर लेते तो पास तो हो जाते हैं। 30 मार्क्स के MCQ और 14 मार्क्स के वो ट्रू एंड फॉल्स। तो फिर बचा क्या, फिर चैप्टर नंबर 1, 2, 7 और 8 ये अच्छा कवर कर लेते। तो ऑडिट में स्कोर करना कहाँ हार्ड है,
मेरे को भी यही लगता था कि भाई ऑडिट है, 40 मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं, सबके ऑडिट में तो 40 से 50 में ही आते हैं, ये भी लाऊं कैसे। फिर जैसे जैसे पढ़ता गया कि हाँ हो जाएगा ऑडिट। उसके बाद भी जैसे एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में 1 डे की लीव मिलती है, तो उसमें अपन पूरा नहीं पढ़ सकते। मैंने भी ट्राई किया था कि पूरा एक बार डीपली पढ़ लूँ, पर नहीं पढ़ सकते, उसको आपको ऊपर ऊपर से ही पढ़ना पड़ेगा। 1 डे में इतना हो नहीं पाता है। फिर जैसे पेपर देने गए तो पेपर में एमसीक्यू शीट पहले ही दे देते हैं, तो वो तो अपने ऊपर है, एमसीक्यू पहले करें या बाद में करें, जो सूटेबल लगता है वो कर सकते हैं। बाकी तो यही थी स्ट्रैटेजी। एमसीक्यू का जो प्रिपरेशन है वो मेनली किससे करना चाहिए इनको? एमसीक्यू करना चाहिए आईसीआई की बुकलेट बेस्ट, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। और उसका जो लेवल है ना, उससे प्रिपरेशन बहुत अच्छी आ जाती है, और एग्ज़ाम में उस लेवल के क्वेश्चन भी नहीं आते, इजी आते हैं उससे, पर उससे प्रिपरेशन बहुत सॉलिड हो जाएगी। 30 में से 21 मार्क्स के एमसीक्यू के अंदर ही कवर है। और जैसा अभी मैं बात भी कर रहा था, तो उसने प्रिपेयर किया है खाली एमसीक्यू बुकलेट जो आईसीए का रखा है। मेरे ख्याल से उसमें कितने 100-150 के आसपास क्वेश्चन है, ज़्यादा है? नहीं, हाँ इतना ही है सर। क्वेश्चन है ऑडिट वाली में, तो वो अगर आप कर लेते हो कि आंसर्स दे रखा है वहाँ पे, उससे बाहर जनरली कुछ भी नहीं जा रहा है, और लेवल जो है वो उससे नीचे का ही आ रहा है। और उस पर भी सीक्वेंस से क्वेश्चन है। हाँ, चैप्टर वाइज जैसे अपन पढ़ते हैं ना, तो उसी सीक्वेंस में दिए हुए हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। इजी तैयारी भी हो जाती है और बहुत इजीली आप लोग उसको कवर कर भी सकते हैं, ठीक है ना? तो मीन्स इनके हिसाब से चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड, 7, 8, फिर कंपनी ऑडिट वाला चैप्टर जोरदार तैयार होना चाहिए। फिर चैप्टर नंबर 12, हाँ 5 तो ये 5 अपना कंपनी ऑडिट के साथ तैयार होता है। ग्रुप वाइज जो है ना, अभी मैं भेज रहा हूँ आप लोगों को, मैं भेजता हूँ आपको। तो चैप्टर नंबर 5 और 10 कंपनी ऑडिट और फ्रॉड वाला, तो एक कॉम्बो बन गया। 12 वाला आपका चैप्टर मैक्सिमम तैयार हो जाता है, आपके एडवांस अकाउंट से एनपीओ का सारा वही है। फिर चैप्टर नंबर 13 को बहुत मजबूत तैयार करना पड़ेगा आपको, कि स्पेशल एंटिटीज का अच्छा है। अब जो कम तैयार वाले में है, उसके लिए क्या करना, 3 और 4? चैप्टर नंबर 3 और 4 ये मेरे से भी नहीं हुए थे, मैंने ट्राई किया इसको अच्छे से कर लूँ, फिर नहीं हुआ। तो फिर मैंने चैप्टर नंबर 3 के लिए तो सर के रिविजनरी वीडियो रेफर किए, उसको गो थ्रू किया, पर इतना डीपली नहीं पढ़ा जितने बाकी चैप्टर पढ़े, क्योंकि बाकी चैप्टर अच्छे से कर लिए। तो 3 को सैम्पलिंग बेसिस पे पढ़ लिया, और फोर्थ मैंने थोड़ा पढ़ा था, सर के लेक्चर 2 बार देखे थे। फिर एग्ज़ाम से पहले थोड़ा रेफ़र किया था यूट्यूब वगैरह, जो भी एक्स्ट्रा मिल सके। फिर सर के क्वेश्चन बैंक में से कुछ क्वेश्चन देखे, तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन मिल गए मेरे को पेपर में, तो उससे वो सॉर्ट हो गया मेरा। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो, और थर्ड तो ऐसे तैयार करना है। कोई भी एक चैप्टर अपने पास बचता है 9th वाला, 9 उसका क्या करना है यार? वो बहुत पंगे वाला चैप्टर है। 9 चैप्टर ऐसे तो इजी है, पर बहुत लंबा है, उसमें याद क्या करें, क्योंकि ऐसा लगता है कि हाँ ये तो मैं आता है, मेरे को ये तो आता है, ये कर लूँगा। पर 9 चैप्टर में जैसे कुछ कुछ पॉइंट है, कोई टेक्निकल वर्ड है वो याद कर लो, जैसे कोई स्पेशल दिखे प्रीवियस ईयर में कहाँ से पूछ रहे हैं, कौन से पॉइंट में से पूछ रहे हैं, उसको रेफर कर लो, ऐसे हो जाता है 9th। और मेनली स्टडी मैट के पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, उसके वो मेनली अपने को मजबूती से तैयार कर लेने हाँ, चाहिए, तो उसमें से क्वेश्चन बन जाता है। और करेक्ट इनकरेक्ट भी स्टडी मैट के पीछे से लगभग 50% कवर हो जाते हैं, एज इट इज़ आ जाते हैं। ऐसा नहीं बन जाता है, नया कुछ ऐसा खास इसके अंदर बनता नहीं। और चैप्टर नंबर 11 है ऑडिट रिपोर्ट, वो तो सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, वो तो एक बार देखने से याद हो जाता है। वो बड़ा है पर बहुत इजी है यार, लर्न करने के लिए, वो बढ़िया। ये अगर कंसेप्ट अपन इस तरह से करते हैं, तो नंबर जो है इससे भी क्रॉस कर लिया है, तो अपन अगर इस तरीके से थोड़ी सी प्लानिंग करके करेंगे, तो अपना काम जो है वो ऑडिट के अंदर बहुत आराम से हो जाएगा। देन रिटन प्रैक्टिस पहले किया कि नहीं किया? नहीं, रिटर्न प्रैक्टिस लॉ में किया था पहले, फिर ऑडिट में इतना नहीं किया, फिर मेरे को लगा हो जाएगा, फिर ठीक है कुछ कुछ चैप्टर में आईसीए के सजेस्टेड आंसर देखे, वो कैसा आंसर प्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी चैप्टर में से क्वेश्चन आया, तो वो सबसे पहले चैप्टर की डेफिनेशन देता है ऐसे को रेफर करके, तो सबसे पहले डेफिनेशन दे दो, 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। फिर उसके बाद वो क्या पूछ रहा है वो शुरू करो। इस तरीके से करो। और मुझे ये भी लगता है कि आईसीए जो है वो पूरे मैटर की जगह पे, अगर आपके वोकेबलरी मैच कर रही है उनसे, मेन वर्ड्स अगर मैच कर रहे हैं, तो आपको नंबर अच्छे खासे दे देता है वो। हाँ, और ऐसा नहीं है सजेस्टेड आंसर जैसा होगा उससे ही कॉपी चेक होगी, वो सजेस्टेड आंसर तो स्टूडेंट्स के लिए होती है, कि बाद में आती है वो अपने हिसाब से चेक करते हैं, वो भी ऑडिट के फैकल्टी होते हैं बढ़िया। ऑडिट में खासियत ये है ना कि बाकी सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा हो नहीं पढ़ा, ऑडिट तो वो रोज कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि स्टूडेंट ने जो लिखा है वो सही है कि नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर लैंग्वेज भी हुआ, लेकिन मेन पॉइंट्स अगर मिल गए तो आपके मार्क्स आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे, उसमें भी आपने को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अच्छा, फिर इसमें इनको सीक्वेंस में क्या पहले करेक्ट इनकरेक्ट ही करने चाहिए पेपर के अंदर? हाँ, करेक्ट इनकरेक्ट अगर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस है कि बढ़िया है, तो सबसे पहले वही रेफर करो। और एमसीक्यू जैसे ही शीट आती है, देखा मैंने ऐसे किया था, जैसे एमसीक्यू आया, फर्स्ट क्वेश्चन देखा हो रहा है, सेकंड हो रहा है, थर्ड हो रहा है, ऐसे करते करते एमसीक्यू हो गए। 30 मिनट्स के अंदर मेरा एमसीक्यू और करेक्ट इनकरेक्ट दोनों हो गए। कोई कोई जो एमसीक्यू में डाउट थे वो खाली छोड़ दिया कि बाद में सोचूंगा, टाइम नहीं मिला है, तो उसके बाद मैंने वो किया।
डिस्क्रिप्टिव। और कोई चीज दिमाग में आती है? ICA मॉक वाले टेस्ट, मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। फिजिकल मोड है तो वो बहुत ज़्यादा बेटर है। अभी हो रहे हैं सर, 13 मार्च से है। शेयर किया मैंने आप लोग के अंदर। प्रिपरेशन का इवेल्यूशन बहुत बढ़िया से हो जाता है। उससे अपने को आइडिया लग जाता है कि पेपर में अपन कितना लिख सकते हैं। जैसे यहाँ मॉक टेस्ट देते हो ना, वैसे आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ कितना पेपर दे पा रहे नहीं, हैं, क्या उसमें कर से पा रहे आता भी है सर, एक क्वेश्चन तो दिख ही जाएगा हैं। एक पेपर में। क्वेश्चन दिख जाएगा। आरटीपी जो लेटेस्ट वाली है उसमें से एक क्वेश्चन आएगा, एमटीबी में से एक क्वेश्चन आएगा, और किस्मत अच्छी हो तो 2 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, आ बन जाता जाता है। है। मतलब एमटीपी आरटीपी अपने को सब करना ही है। मैं तो सॉल्यूशन डालूंगा ही आज हमेशा की तरह। आरटीपी एमटीपी पर क्वेश्चन आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि प्रीवियस एक आध अटेम्प्ट की आरटीपी भी करनी चाहिए, उसमें से हाँ क्वेश्चन सर, दिख जाता है। प्रीवियस 3 अटेम्प्ट के तो आरटीपी एमटीपी तो करके ही जाओ, प्रीवियस 3 अटेम्प्ट के, वो बहुत बढ़िया है। और अगर आप प्रैक्टिस करने के साथ में प्रीवियस 3 अटेम्प्ट का आरटीपी आपने कर लिया, करंट ईयर का एमटीपी और आरटीपी कर लिया, तो उसमें क्या करेक्ट एंड करेक्ट भी बहुत मिल गए, एमसीक्यूज भी अपने को मिल गए, और क्वेश्चंस भी चैप्टर वाइज मिल जाते हैं कि हाँ भाई ये चीजें आने वाली है, तो अपन उसको बहुत फोकस तरीके से तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक भी आप देखोगे जब अपना, तो उसमें कई सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव दिखेंगे आपको। एक जैसा क्वेश्चन अपन ने उस दिन भी किया, यार ये जनवरी में भी आ चुका है, ये दिसंबर के अंदर भी आ चुका है, तो पेपर तो वहीं से बनना है, सिर्फ आज तो कोई जाना नहीं है। लैंग्वेज चेंज कर देता है, बाकी क्वेश्चन रिक्वायरमेंट सेम होती है। क्वेश्चन रिक्वायरमेंट सेम। अच्छा, अब ये एक और कंफ्यूजन हमारे दिमाग में है कि जो आंसर्स अपन लिख रहे हैं, जैसे सजेस्टेड मान लो देखा, तो उसमें कई आंसर पैराग्राफ फॉर्म में है। हाँ, तो पैराग्राफ में लिखना ठीक है, उनको पॉइंट्स में डालना नहीं सर, वो तो सजेस्टेड आईसीए क्या करता है, मॉड्यूल में से जैसा है वो कॉपी पेस्ट करके दे देता है। हाँ, तो वो अपन अपने कन्वीनियंट के हिसाब से अपन कैसे लिखे, बस उसको समझ में आना चाहिए सामने एग्जामिनर्स को कि क्या लिखा है इसने। मार्क्स दोनों में ही मिलते हैं। मार्क्स आपको उसमें भी मिल जाते हैं, मार्क्स इसमें भी मिल जाते हैं। प्रॉपर तरीके से अगर आप काम कर लेंगे इसको, तो बहुत इजीली हो जाएगा। तो कोई कोई difficult नहीं है। कोई ऐसी लाइन लगे कि हाँ ये तो एकदम करेक्ट है, मेरी बुक में भी थी, मैंने भी लिखी, तो उसको अंडरलाइन कर दो, तो वो डायरेक्ट वहीं पे देखेगा कि हाँ इसने ये लाइन लिखी है। वो ऐसे भी है। उस हिसाब से वहां पे भी अपने को मार्क्स जो है वो प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए। प्रेजेंटेशन। और कुछ और क्या रह गया? देखो, करेक्ट बात हो गई, एमसीक्यू की बात हो गई, और कुछ दिमाग में आता है? कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना, कौन सा बाद में पढ़ना, ये भी अपन ने कर दिया। आपको जो एग्जाम वाला एक दिन मिलेगा, इसमें इनको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है कि क्या करना क्या है उस टाइम के अंदर, इतना बड़ा कैसे सम अप करेंगे? इस सब इतना वैसे तो या तो अगर समरी नोट्स अगर बनाए हो कुछ कुछ चैप्टर के तो उसको रेफर करो, या फिर कोई आपने ट्रिक्स बनाई हो कि हाँ ये ऐसे होगा ये ऐसे होगा, उसको रेफर कर लो। नहीं तो फिर गो थ्रू करना पड़ेगा, पूरा तो नहीं पढ़ सकते अपन एक दिन में, बहुत वास्ट सिलेबस है। भी इनके पास में जितना टाइम है, अब लगभग मार्च आ चुका है, मई में इनके एग्जाम है, ये जो बीकॉम भी है। अब इनको ऑडिट के लिए क्या करना चाहिए? एक बार ये कोर्स कर चुके हैं, इतना इन्होंने किया है बस अभी तक। तो बस चैप्टर नंबर 1 से लेके शुरू हो जाओ, और क्या। तो भी आप क्वेश्चन बैंक्स है उसको फोकस करना शुरू कर दो। कोर्स तो हो गया एक बार, अब क्वेश्चन बैंक जो है उसको फोकस करना स्टार्ट करो। जैसा नितिन ने सीक्वेंस आपको बताया, जो मैं भी बता चुका हूँ, वो सीक्वेंस है, अपने चैप्टर पकड़ो और उन चीज़ों को फोकस कर लो। भी अपन सोचे कि सारा कुछ करके जाएंगे तो चैप्टर 3rd 4th और 9th वाला ऐसा है वो थोड़ा सा खेल बिगाड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था कि अपने को ऐसा नहीं है कि सभी कुछ पढ़ के जाना है, उसमें से भी करेंगे। बहुत अच्छी हुई तो उसमें से क्वेश्चन प्रॉपर बन गया, आप कर लिया। नहीं तो इन सबको अगर आप कवर कर लेते हो तो आपकी तैयारी तो बहुत मजबूत हो जाएगी, दिक्कत नहीं। और क्वेश्चन आंसर साथ साथ में रेफर कर लो, अगर टाइम नहीं है तो चैप्टर फर्स्ट कर लिया तो उसमें से क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं मॉड्यूल के, आरटीपी एमटीपी। आरटीपी में तो सब चैप्टर के सेपरेट क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। हाँ, तो वो आप रेफर कर सकते हो, हाँ इसमें से ही आया हुआ है, तो अलग से नहीं करना पड़ेगा। आरटीपी में तो क्या आराम रहता है कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, तो चैप्टर फर्स्ट के ये 2 क्वेश्चन हो गए, सेकंड के 3 हो गए, तो इस तरीके से बहुत इजीली आप लोग कर सकते हो। और कुछ और बोलो, रीड से रिलेटेड और कोई खास इंफॉर्मेशन और चाहिए तो कैसे और प्रिपरेशन सब हो जाएगा बहुत आराम से करेंगे तो करना तो पड़ेगा। है ही नहीं सर, मई में तो बहुत इजी आएगा पेपर। इजी आएगा हाँ, पेपर। मई में easy आएगा। और बढ़िया काम है। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि जैसे करेक्ट इनकरेक्ट है, उसमें मान लो करेक्ट इनकरेक्ट तो समझ में आ गया, रीजन थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है तो लिख दो। रीज़न इधर उधर हुआ मतलब वो ऐसा नहीं है कि भाई आपने करेक्ट सही लिखा तो 1 नंबर मिल जाएगा 2 में से। रीज़न अगर प्रॉपर होगा तो पूरे 2 देता है, नहीं तो 1 नंबर देता है। मेरे को भी ऐसे ही दिया था। नहीं तो 1 नंबर दे देगा खाली, अगर रीजन प्रॉपर नहीं है तो। पर आप सोचो सिर्फ करेक्ट लिख करके आ रहे हो, रीजन उड़ा ही दो बिल्कुल। नहीं, उससे मार्क्स भी नहीं है, पूरा ही 0 कर देता है। प्रैक्टिकली उसके अंदर आपको मार्क्स देने वाला है ही नहीं। प्रॉपर तरीके से ये काम आप कर सकते हो, थोड़ा सा एक पैटर्न फॉलो करोगे इसका तो काम हो जाएगा। मिल जाते हैं प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन, वो ट्रू और फॉल्स मिल जाते हैं, काफ़ी कुछ आ जाता है। काफी कुछ आ जाता है, प्रीवियस पेपर्स आरटीपी एमटीपी सब देखते हैं, आ जाता है। अच्छा, अगर मैंने जैसे तैयारी की थी तो किस तरीके से किया था, किस तरीके का मतलब
ऑडिट को पर्टिकुलरली कितने दिन दिए, ऐसा कुछ लेकर के बैठे कि भैया आज 5 दिन में ऑडिट नहीं, खत्म करनी है, मैंने पहले तो प्री मैंने क्लासेस जून में ख़त्म कर ली थी, फिर मेरा अटैम्प्ट नवंबर में था, तो मैंने जून जून एंड तक ख़त्म किए। पूरा जुलाई मैंने ऑडिट को दिया, रोज़ 4 आवर्स पढ़ता था और बाकी साथ में एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेता था, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। वैसे ईआईएस के साथ मैंने एफएमई को ले लिया था, तो ठीक है, ज़्यादा बर्डन नहीं होता था। ठीक है, जो पढ़ लिया ना, जो डे एंड ऑफ द डे में अपन समराइज़ कर सकते हैं, हाँ मैंने आज ये पढ़ लिया, ये कवर हो गया, और अगले दिन जब नया टॉपिक स्टार्ट करें तो एक बार उसको गो थ्रू करें, हाँ मैंने क्या पढ़ा था पीछे, नहीं तो भूल जाओगे। और ऐसे है कि ऑडिट मैंने अभी कर ली, अब सीधा एग्ज़ाम में पढ़ूंगा, तो ऐसे तो नहीं होगा। अभी ऑडिट का साथ छोड़ोगे तो फिर एग्ज़ाम में ऑडिट साथ छोड़ देगा। अब इनके पास में तो टाइमिंग कम बचा है, हम्म। मतलब ये सोचो कि भाई अब इनके पास में टाइमिंग जो है ये मार्च अप्रैल वाला ही है और कुछ नहीं है बस। तो इसमें अब इनको कितना 2 दिन में 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार ऑडिट कर ले, हाँ, ऐसे भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं ऐसा है। कुछ कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट साथ में लेकर के हाँ। क्या आगे इन सबकी अपनी अपनी प्लानिंग चल रही है, ये सब अपना अपना प्लानिंग हर स्टूडेंट बनाता है, वैसे ये भी अपना टारगेट लेकर के बैठे हैं। तो इनको और कितना दिन दे देना चाहिए, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर ये करें मेरे ख्याल से 4-5 दिन इनफ हाँ होते हैं, सर, मैक्सिमम 7 डेज, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। उससे ज्यादा नहीं, साथ में दूसरे सब्जेक्ट भी लेकर के चलो, हाँ, एक प्रैक्टिकल साथ में लो, 2 थ्योरी साथ में लोगे तो फिर मिक्स हो जाएगा। वो मिक्स हो जाएगा, पूरा पूरा बैंड बन जाएगा। हाँ। ये तो ऑडिट से रिलेटेड हुआ। अब बतरा सर आ रहे हैं जितने, यही इसका भी बताओ मैं इनको, वो कैसे तैयार करनी है, ये एसएम दो नहीं, किसका क्या वेटेज और कैसे EIS-SM में तो SM ज़्यादा थोड़ा इजी पड़ता है, क्योंकि उसमें सर ने जो भी बत्रा सर ने बताया स्टोरीज़ में, केस स्टडीज़ में, लाइव वीडियोस से, तो SM थोड़ा इजी पड़ता है। EIS में क्या है, टेक्निकल लैंग्वेज है, तो कीवर्ड तो वो चाहिए होता है उनको, पर ठीक है, पॉइंट में अगर ग्रिप बना लेना तो मार्क्स मिल जाते हैं। जैसे कोई भी है, जैसे BPA बिजनेस प्रोफेस जो भी है, उसके बेनिफिट्स के 7 पॉइंट है, पॉइंट की हेडिंग वो एकदम अच्छे से रट लो, उसको याद करने को ट्रिक बना लो या फिर कोई मेमोरी ट्रिक बना लो, उसको एकदम अच्छे से कर लो। पॉइंट अगर लिखे ना, उसके अंदर लैंग्वेज तो थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, बाकी पॉइंट से नंबर ज़्यादा मिलता है उसमें। और SM में मैंने मॉड्यूल रेफ़र किया था, बत्रा सर के नोट्स रेफ़र किए थे, तो मैंने ये देखा मॉड्यूल में जो पॉइंट्स में दिए हुए होते हैं ना, वो ज़्यादातर डायरेक्ट पूछ लेते हैं SM में। बाकी तो चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 उसमें तो केस स्टडी आती है, बाकी में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ी सी केस स्टडी, बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जिसमें पॉइंट्स मिले ना SM में, वो तो छोड़ना ही मत। मॉड्यूल में जहाँ डॉट डॉट करके पॉइंट दिए हुए ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, भले आप कोई भी पेपर उठा के देख लो पिछले 4-5 अटैम्प्ट के। EIS में पॉइंट बहुत अच्छे से कर लेना। EIS में एक चैप्टर टफ पड़ता है, चैप्टर नंबर 3, वो बहुत लंबा है, तो मैंने भी उसका हाफ पार्ट किया था, बाकी मेरे से नहीं हुआ था तो मैंने किया ही नहीं। पर हो जाता है, अगर टाइम होता तो मैंने टाइम नहीं ज़्यादा दे दिया बाकी सब्जेक्ट्स में। तो बाकी ये इसकी प्रैक्टिस वगैरह के लिए उसके भी एमसीक्यू वगैरह सब बुकलेट ऐसी ही का, MCQ बुकलेट उससे बाहर आता ही नहीं है। EIS में तो बहुत ईजी आता है MCQ, ऑडिट से भी ज़्यादा ईजी आता है। सर की बुक भी है ना एमसीक्यू अलग से। हाँ, बुक में से आ जाते हैं लगभग 30 मार्क्स में से। EIS में 20 तो कहीं नहीं गए, 20 तो बहुत अच्छे से हो जाएंगे, बाकी थोड़े से टेढ़े आएंगे तो वो थोड़ा अच्छे से पढ़ा होगा तो हो जाएंगे। EIS में ऐसा कुछ है ही नहीं, एक एक लाइन के क्वेश्चन आते हैं MCQ, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ जाता है, ज़रूरत ही नहीं है ऑप्शन देखने की। ऐसा EIS में बहुत ईजी आता है MCQ। और क्या ये इसमें क्या खास हो सकता है, क्योंकि सर आए नहीं, लोग आते ही होंगे, सब्जेक्ट का ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो और क्या कुछ खास उसमें भी आरटीपी एमटीपी वगैरह क्या इनको करना हाँ, EIS में तो MTP में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे प्रीवियस 2 या 3 ईयर की MTP ले लो तो उसमें से ऐसे कैसे क्वेश्चन दिख जाएंगे। और EIS में तो सब डायरेक्ट पूछते हैं, बेनिफिट बताओ, एडवांटेज बताओ, डिसएडवांटेज बताओ, तो उनको बस वो पॉइंट देखने चाहिए, जैसे डिजिटल मॉड्यूल के जो भी पॉइंट है, क्या क्या बेनिफिट है, डायरेक्ट उनको पॉइंट चाहिए। उसमें लैंग्वेज थोड़ा इधर उधर चलता है, पर हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये EIS SM ईजी पड़ता है, हो जाता है। MCQ में आप सर्टेन हो सकते हो कि भाई 25 मार्क्स 26 मार्क्स तो मैं EIS में स्कोर कर ही लूँगा, ऐसे हो जाता है। हाँ, और कोई ये इससे रिलेटेड डाउट? हाँ हाँ, उसमें एक दिन वाले में क्या करना है ये इसके अंदर? EIS में या तो आप पेपर पे वो पॉइंट्स बना लो, कौन कौन से पॉइंट है उसके अंदर, जैसे चार्ट्स होते हैं ना, सर ने चार्ट बुक भी दी होगी, उस चार्ट्स को रेफर करो, क्योंकि अंदर की लैंग्वेज लर्न करने का तो टाइम नहीं है, एक बार रीड कर लो उसको। SM में जो पॉइंट है वो एक बार ट्राई कर लो कि भाई हो रहे हैं मेरे से, नहीं हो रहे हैं, हो जाता है, ऐसा नहीं है। EIS हो जाता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ऑडिट में थोड़ा वास्ट है तो थोड़ा दिक्कत आती है। और कुछ? आठवां पेपर की बात करें तो सबसे ज्यादा टाइम किसको चाहिए, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप की बात करें? मैंने तो अलग अलग दिए थे, पर अलग अलग दे रखे हैं, पहले एक ग्रुप दिया बाद में एक ग्रुप दिया। हम्म, फर्स्ट ग्रुप में अगर बात करें तो किसका टाइम दिया सबसे ज्यादा? टैक्सेशन। टैक्सेशन, बट ऑब्वियस है, तो ये भी अंडरस्टूड है कि सबसे ज्यादा वाइड जो है वास्ट। तो बहुत टेक्निकल पूछते हैं उसमें, उसमें बहुत साउंड प्रिपरेशन चाहिए MCQ अगर भी सॉल्व करने के लिए। यस सर,
गुड इवनिंग सर। फिर बोला मैं मतलब सर वो देखूंगा ही पहली बार हाँ सर, वो ये इस पे ही बात कर रहा था थैंक यू सर। यही बता रहा था कि ये इसमें कैसे करना है क्या करना है कैसे बता रहा था बता दिए ये इसका और बाकी ये इसमें तरफ से काफी सारे बच्चे पहली बार देखा था ठीक है लेक्चर पढ़ते भी हो कि नहीं पढ़ते हो मतलब पढ़ते ही नहीं है आपके लेक्चर देख रहे हैं बात ये ऐसे चल रही है अब रोज देख रहे हैं ऐसा सर मैंने बता दिया यस मैंने कैसे प्रिपेयर किया सर। इससे पहले बच्चे कर ले तो कर लिए ये यस जब आपने शुरू आप बच्चों को बता दूं मेरे ख्याल से सीनियर्स कह देते हैं एक तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पास होना मुश्किल है कहा होगा तो 40 नंबर ले आओ तो ठीक रहता है इतना ही कहा होगा ये कहते हैं कुछ और कहते हैं ये कहते हैं 40 लाओ तो गंगा नाली है ना टीचर भी बोलते हैं और तो बियानी जी अभी है नहीं तो वो भी सबसे पहले बोलते हैं 40 अध्याय तो बड़ी बात है कितने नंबर है तुम्हारे 63 आते हैं ठीक है प्रूवन एग्जाम्पल आते हैं देखो बताओ कि ये लोगों के मन में जो है ना ये जो बिठाया जाता है कि सब्जेक्ट डिफिकल्ट है इसमें स्कोर करना मुश्किल है ऐसा मतलब क्यों आपको महसूस होता है बच्चों को क्यों महसूस होता है लेकिन जब अपन पढ़ते हैं तो कुछ और ही फील होता है नहीं सर वो तो शुरू से चला आ रहा है सब यही कहता है कि EIS में 40 मार्क्स आ ही नहीं सकते मेरे को भी सर ऐसे ही डर बैठ गया था कि सर EIS में तो 40 कैसे आएंगे कैसे स्कोर करूँ पर नहीं हो जाता है सर पढ़ते तो हो जाता है सर आपके जो लाइव एग्जाम्पल है आपकी जो वीडियो दिखाते हो आप सर हो जाता है स्कोर पॉइंट्स पे अच्छी ग्रिप होना तो थ्योरी थोड़ा ऊपर नीचे होती चल जाता है सर। ये बताओ जो अपने वो समरी नोट्स दे रखे 60 पेजेस वाले हाँ वो कितने चार्ट बुक्स हाँ सर लास्ट डे जो होता है ना EIS में लीव होती है एग्जाम लीव उसमें चार्ट बुक ही रेफर की थी क्योंकि इतना पढ़ नहीं सकते सर एक साथ चार्ट बुक के 60 पेज क्या लेने चाहिए रामबाण है सर वो तो उसको चार्ट लेना है समझ गए चार्ट कमी मत छोड़ना ICAI कॉपी चेक करते हुए सबसे पहले देखती है हेडिंग हुई है क्या हाँ सर हमारे सिस्टम में सबसे बड़ी कमी है हम नॉलेज चेक नहीं कर रहे हैं या कॉपियां चेक हो रही ठीक है ना मैं और शायद सर होते तो अलग तरीके से चेक करते लेकिन वहाँ नॉलेज चेक नहीं हो रहा वहाँ चेक हो रहा है कि तुम ICAI के लेवल पे लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो एक ही तरीका है वो शायद नितिन ने भी किया इसलिए वो 63 सर को मैंने फ़ोन किया था सर मैं कैसे प्रिपेयर करूँ सर ने गाइड किया कि पॉइंट अच्छे होने चाहिए तो मैंने वैसे ही रेफर किया। जैसा आप अभी वीडियो पढ़ रहे हो अंदर से बताना कितने आपने कितने चैप्टर कर दिए ये इसके आपने शुरू कर दिया ना कुछ तो हुआ है एक कॉमन एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपके चैप्टर पढ़ लीजिए ये बच्चे पूरा हो गया बैठने वाले पूरा करके बैठे हुए हो पूरा कर लिया पढ़ा रहा हूँ मैं उसके में आपने देखा होगा हर एक कीवर्ड पे रुकना EIS की डेफिनेशन क्या है इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम है कीवर्ड ये मैंने बोला था पार्ट्स कर देते हैं सर एक डेफिनेशन के बहुत सारे तो उससे लर्न हो जाता है बहुत आसानी से सेंटेंसेस नहीं रटना है अपने को कीवर्ड ना इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या करता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकिंग के लिए प्रोवाइड करता है काम को आसान बनाता है फीडबैक दिया करता है एग्जांपल तो कई सारे बैंक है हमारे पास में इंश्योरेंस है मॉड्यूल में क्या लिखा हुआ है उसकी वर्ड टू वर्ड लैंग्वेज पे हेडिंग चाहिए हमारे को ICAI के मॉड्यूल कीवर्ड आपको लिखना है और सेंटेंस का नहीं चेक होता नहीं समय होता है टीचर के ऊपर वो चेक करके आगे बढ़ जाता है हेडिंग ऐसा दिखती है जस्ट आंसर वाली तुरंत नंबर देता है और आगे बढ़ जाता है वो पढ़ने की भी जहमत नहीं उठाया हमारे थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल में तो देखता है तुमने सॉल्व क्या किया इसका वैसे हमारा तो देखा है ये तो छपा हुआ है इसमें नंबर 2 और आगे बढ़ो हाँ सर पॉइंट पे ही राइट मारते हैं आपको क्या करना है वो 60 पेज तो बोर्ड के पी उसमें कमी नहीं ठीक है बाकी जैसा बताया कीवर्ड आप इसको मैंने कहीं वो हैंड रिटन नोट्स भेजे थे क्या ग्रुप में नहीं भेजे आज भेजे हैंड रिटन नोट्स और है मेरे पास में स्टूडेंट्स से कई बार लिखवा दिया करता हूँ तो एक स्टूडेंट
तो भेज दूंगा, उसको देख के आपको वो नहीं कॉपी करना है, आपको उसको समझना है, फिर उसको लिख के मुझे एक एक दो दो पेज सभी लोग भेजें, मैं चेक करके बता दूंगा यहाँ ये ठीक करो, गलत कर दे। उसके बाद समरी के मैं कुछ भेजूंगा आपको, मेरे कुछ रिवीजन हर चैप्टर के जो है वो समरी बने आपको हाँ सर, भेज भेजे थे। हाँ तो आप एक काम करना, पड़ जाएंगे वापस कहीं हाँ मुझे वापस भेज देना। हाँ हर यूनिट को मैंने क्लासेस में वापस से 1 या 2 घंटे में समराइज कर दिया, पूरा ये इसका एक चैप्टर जिसको पढ़ने में आपको कई दिन लगे, 1 से 1.5 घंटे में पूरा रिवाइज, ऐसे एसएम को कर, वो क्या करना है आपको पूरा एक बार पढ़ लेने के बाद कोई आसानी से टेस्ट जरूर देना। मॉक टेस्ट ICI के फिजिकल मोड पे तो बहुत सर बढ़िया है, बहुत एक बढ़िया बार है। जाके जरूर आना है, इससे क्या होता है एग्जाम की फील मिलती है, क्या अपन अपने आप को इवैल्यूएट करने से डरते हैं, अरे कल को गड़बड़ हो गया तो दिमाग कोई बोझ आ जाएगा, मैं तो फिर एग्जाम में उस वाले दिन बोझ आएगा, अभी करवा के आ जाए आपको पता चल जाएगा हम कितने पानी में, बात आई समझ में? तो ये जरूर दो, एग्जाम जरूर दो, इवैल्यूएट करने से डरो मत। अच्छा मैं एक और बात बता देता हूँ, तो ऑल इंडिया लेवल पे पढ़ाए हुए बैठे हैं यहाँ पे, और मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जोधपुर के बच्चे यहाँ बोल सकता हूँ, वहाँ नहीं बोलता मैं, तो बाकी बच्चे नाराज होता है, आप उनसे बहुत अच्छे, जोधपुर के बच्चे ना मैं कैसा हूँ डबल हुआ, आप थोड़े भी एफर्ट करते हो रिजल्ट अच्छे आते हैं, वहाँ पर डबल एफर्ट करते हैं रिजल्ट आता है, क्या हालत है। मुझे तो कई बार अंग्रेजी पढ़ानी पड़ जाती है उनको, ल्यूक्रेटिव का मतलब पूछने लग जाते हैं क्या होता है, तो सब्जेक्ट आईटी का है, एसएम का है कि इंग्लिश का है, ऐसे बच्चे आते हैं लेवल पे तो नहीं बैठे ना अपन, तो आप बहुत अच्छी लेवल पे बैठे हो, केवल आपको करना क्या है, जो आपको वीडियो दिए गए उनको अच्छे से समझ, कोई परेशानी है वो मुझसे, बाकी जो लाइव एग्जाम्पल है वो देने, एग्जाम में प्रेजेंटेशन का तरीका भी नितिन को बात कैसे करनी है, पहले जो सवाल आया उसकी अपने को डेफिनेशन दी, लाइन में डेफिनेशन, उसके बाद उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पॉइंट वाइज हो जाए, नीचे उसका एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, एक नंबर उससे एक्स्ट्रा आपको मिल जाए, ठीक है। जैसे कोई भी एक चार्ट बना चाहिए, जैसे पहले चैप्टर में था कितने टाइप के प्रोसेस, कौन से ऑपरेशनल सपोर्टिंग मैनेजमेंट, एक छोटा सा चार्ट बना दिया, इससे क्या होता है आपके आंसर का विजुअल अपीयरेंस बेटर, ये तो अपन सब मानते हैं, चीज अगर कॉपी पे अपने को बढ़िया विजुअली दिखती है पढ़ने का मन करता है, आज ये नोट्स हमने आपको बना के दिए हुए, जैसे सर इतनी मेहनत करते हैं, बाकी टीचर मेहनत करते हैं, तो ये बहुत क्लटर्ड फॉर्म में आप दे देते हैं, तो क्या करते हैं पढ़ने का मन ही नहीं करता, उठाते किताबें नहीं, आपको क्लियर दिखाना है, टीचर ऐसे नंबर नहीं देगा जब तक आप उसको मजबूर नहीं करोगे कि वो नंबर देने के लिए आए। एक एग्जांपल लिखो, जैसे ये इसका है टॉपिक, बैंक में ये यूज होता है, इंश्योरेंस, ऑपरेशनल सिस्टम, विड्रॉल डिपॉजिट सिस्टम होता है, ये क्लास में मैं पढ़ाते हुए भी एग्जांपल, अगर क्लास के एग्जांपल भी आप ध्यान से सुन लेते हो, याद रह जाते हो, जो कि आम जिंदगी से कोरिलेटेड, मैंने पढ़ाते हुए वो कोई एग्जांपल नहीं दिया है जो खासतौर से यूएस के ना भाई याद ही नहीं, आसपास के एग्जांपल देते हैं, जोधपुर के तो बच्ची का भी जरूर आता होगा हमारे, है ना, क्योंकि उसके एग्जांपल रह नहीं सकते, वो समझने के लिए वो लिखना नहीं है वहां, अपने ठीक है। और बताओ आप, क्लासेस अगर अच्छे से देखिए तो सर लर्न करने में दिक्कत नहीं आती सर, जैसे ही कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हाँ सर इसका तो ये एग्जांपल था, तो फटाफट लर्न हो जाता है, और इतना कोई टेक्निकल लैंग्वेज लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, मॉड्यूल से सर ने जो बताई है उसको पार्ट्स करके कि ये कीवर्ड याद रख सकते हो, तो वो अपन याद लर्न कर सके, मिल जाते हैं नंबर, ऐसा नहीं है कि नंबर देते ही नहीं है, नहीं आते, हो जाता है। डरना नहीं, हम जो फियर बना के बैठे होते हैं ना वो भारी पड़ जाता है, हम में डरना नहीं है, डर खत्म कर से नंबर, ये क्या होता है अपन प्री इमोशन माइंड से जाते हैं, और 40 ही आएंगे, प्रॉब्लम, एक होता है खुला आसमान मजे जितना, ठीक है। पेपर में 6 हैं, पेपर में और भी बहुत नंबर स्कोर होते हैं सर, होते हैं। ठीक है, और भी कई बच्चों ने स्कोर किए हुए हैं, 80s 90s में भी होते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे ने स्कोर किया है, इंग्लिश मीडियम के, हिंदी मीडियम वाला भी क्या रहा है, सोचो कैसे लिख रहा होगा वो, बैकग्राउंड नहीं, तो बैकग्राउंड इंग्लिश में चेंज किया है, तो हिंदी वाले भी मैंने लिया हिंदी मीडियम ही था सर, सेकंड ग्रुप पूरा लिखा इंग्लिश में, हो नहीं रहा था सर हिंदी में, क्या तो आपको अलाउड है, इंग्लिश वालों को हिंदी अलाउड नहीं है, हिंदी वालों को इंग्लिश अलाउड कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं, तो आप आसानी से स्कोर कर सकते हो, केवल अपने आप में कॉन्फिडेंस बनाए रखो,
एमसीक्यू पार्ट है सर, इजी आता है, एमसीक्यू पार्ट में अच्छे स्कोर हो जाता है। अच्छा, वो जो एमसीक्यू की बुकलेट आपको दी थी, हाँ। वो कितनी हेल्पफुल हुई? वो बहुत, उसमें से लगभग 50-60% एमसीक्यू कवर्ड हो जाता है पेपर में, फिर बाकी आप पढ़ते हो तो उसमें से आराम से हो जाता है। डायरेक्ट आते हैं सारे एमसीक्यू, एक या दो केस बेस आते हैं, बाकी सारे डायरेक्ट आते हैं, एक एक लाइन के क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में, डायरेक्ट आंसर मिल जाता है, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना अच्छे से पढ़ाया हुआ है सर ने। वो सारे के सारे जो एमसीक्यू है ना, वो बेस्ट ऑफ मेमोरी से आप एग्जाम देने गए, आप बेटा पहले 5 जो आए थे ना, फर्स्ट 5 को याद कर लेना, मुझे बता देना, हमारे उस मॉडल से मिलते जुलते थे क्या? क्या करते हैं उसमें और अटैक कर देते हैं, अगली बार आपको और बेटर मिल जाता है। तो एमसीक्यू की प्लेट को भी ढंग से कर लोगे ना, तो जैसे नितिन कह रहा है 60 से 70 तो वही सवाल लिखेंगे आप। तो मतलब क्या हुआ, 30 नंबर में से 20 से 25 नंबर लाना तो दिक्कत नहीं है वहाँ पे। 40 की अगर दौड़ है तो 20-25 पुलिस आ जाएगी। तो इतनी भी किस्मत खराब नहीं है, इतना पढ़ के जाओ 15 नंबर बाकी में नहीं ला पाओगे। हाँ? उसके हो बाद जाएगा तो कैसा? उसके बाद तो सर ईआईएस पढ़ा है, पूरा एसएम पढ़ा है, तो इतना तो हो ही जाता है, पास होने की तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो कॉन्फिडेंट हो मेरे को ना, पता नहीं क्यों हम दोनों कई बार आपस में बात करते थे सर, यार हमारे दो सब्जेक्ट में लेके बच्चों में इतना डरा दिया गया है भारत भर में बच्चों को कि नहीं ये दो सब्जेक्ट तो नोटोरियस है, इन्हीं में पास नहीं होते हैं। जबकि मैं तो खुद आई एम एडमायरर ऑफ जय सर, ये जिस तरीके से ऑडिट पढ़ाया करते हैं, मेरे ख्याल से उतना प्रैक्टिकल तो कोई बताता भी नहीं है, लोग तो किताबें पढ़ाते हैं, मैंने देखा है उनको, यूट्यूब पे जा जाके देखो आप, कई टीचर मिल जाएंगे तुम्हारे, ये जितना प्रैक्टिकली बताते हैं। तो कई बार इनके एग्जाम्पल अपनी क्लास में दे दिया, जैसे शुरुआत करते हैं, हम में एक ऑडिटर छुपा हुआ है, हम कहीं जाया करते हैं रेस्टोरेंट में तो बिल देते हैं, कई बार मैं अपने जो फाउंडेशन पढ़ाते हैं बच्चों को बता देता हूँ, हमारा एक जय सर बताया करता है, मैंने उनका एग्जाम्पल दिया, प्रैक्टिकल कौन बताता है। एक बात एक्सपीरियंस वाला जो है ना, उसका एडवांटेज एक्सेल एकेडमी में आए हैं, आपकी सारी फैकल्टीज इतना लंबा चौड़ा अनुभव, अब मेरे को बताओ जिसने जिंदगी में इतने सारे सीए के एग्जाम देख लिए, इतने अटेम्प्ट देख लिए, मालूम है इन एंड आउट्स क्या होते हैं, तो जो आपको बात करेगा वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ करेगा। मार्केट में ऐसे भी आपने लोग पढ़ाते हुए देखे होंगे जो भी नए नए आए, लेकिन उनके मुकाबले के एक्सपीरियंस फैकल्टी से जब आप पढ़ते हैं तो वो आपको एक्चुअली इतना इन डेप्थ नॉलेज भी देता है, कंसेप्ट क्लियर कराता है, प्लस पेपर में जो आने वाले सवाल है उनकी बेनिफिट आपको, और वो हमेशा एक्सेल एकेडमी पे मिलता रहा है जब भी हमें यहाँ पे पढ़ा। हाँ नितिन, और क्या